देव क्लासेस स्पेशल में सभी छात्रों को हार्दिक स्वागत है। देव क्लासेस स्पेशल के माध्यम से कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी बच्चे ऑनलाइन स्टडी को निःशुल्क प्राप्त कर पा रहे हैं। आप लोग घर बैठकर भी अपने शिक्षण को पूरा कर सकते हैं। ये चैनल विशेषकर आपके सहयोग के लिए ही बनाया गया है कि कोरोना महामारी के दौरान से जब से शिक्षण कार्य बाधित हुआ है, बच्चे लगातार अपनी स्टडी को नहीं कर पा रहे हैं। आज की डेट में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहाँ पर मल्टीमीडिया फ़ोन ना हो या जहाँ पर यूट्यूब यूज ना किया जाता हो। तो आज आप लोग घर बैठ के भी फालतू चीज़ों को देखने की जगह पर अपनी शिक्षण सामग्री को देखते हुए, अपनी क्लासों को देखते हुए अपनी स्टडी को जारी रख सकते हैं और परीक्षाओं में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। इस समय हमारी जो सीरीज चल रही है कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के अनसोल्ड पेपरों की चल रही है, जिसमें आज का हमारा जो सेट है कक्षा 10वीं के भौतिक विज्ञान का अनसोल्ड है, जो कि 2017 का आज से स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले हम लोग 2020 पूरा दे चुके हैं, 2019 पूरा दे चुके हैं, 2018 पूरा दे चुके हैं, 2017 का ये पहला सेट है। अगर बाकी सेट आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ जाकर उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको सभी सेट की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जानकारी मिल जाएगी और उनसे आप सभी सेटों के से जानकारी लेकर तैयारी कर सकते हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है हमारा, कहता है वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपूर्णांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं। तो कहता है जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या दिया गया है, दिया गया है वायु के सापेक्ष जल का। तो वायु के लिए एयर और जल के लिए वाटर, तो ANW कितना दिया गया है 4/3। और क्या दिया गया है, कांच के वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के, तो अब वायु के सापेक्ष कांच के तो ANG, A फॉर एयर और G फॉर ग्लास। तो ANG कितना दिया गया 3/2। और क्या पूछता है जल के सापेक्ष, कहता है जल के सापेक्ष निकालना है आपको, जल के सापेक्ष कांच का। तो जल के लिए क्या हो जाएगा W और कांच के लिए क्या हो जाएगा G। तो आपको WNG निकालना है। तो जिसको पहले रखा है हमने, W को हमने पहले रखा तो W वाला हम नीचे रखेंगे, जिसको हमने बाद में रखा G हमने बाद में रखा तो G को हम ऊपर रखेंगे। तो हम ANG अपॉन ANW मान रखा हमने इसका 3/2/4/3। तो हमारा एक मान निकला 3/2 गुणे 3/4। तो यहाँ पर हमें कहीं पर भी ये मान नहीं दिखाई दे रहा है, 3 गुणे 3/2/4, ये हमें कहीं भी मान दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब कि हम इस मान को तो सही मानेंगे नहीं। इसको दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है 3/2 भागे 4/3। तो ये ऑप्शन हमें दिख रहा है चौथे नंबर पे, ये देखिए चौथे नंबर पे 3/2 भागे 4/3। तो ये विकल्प हमारा पूरी तरह सही होगा। सभी छात्रों से एक विशेष अनुरोध है कि सभी छात्र जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने पहली बार क्लास आज ले रहे हैं, या फिर जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और आपसे एक और अपील, जितने भी कक्षा 9वीं के बच्चे हैं, जितने भी कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं चारों क्लासों के जितने भी बच्चे हैं, सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सिर्फ आपकी स्टडी को लेकर ही चीज़ें दी जाती हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर आपके नज़र में जितने भी बच्चे हैं जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, उन सभी बच्चों तक इस लिंक को शेयर किया जाए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, कहता है चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 2 प्रश्न आपके बनते हैं, बहुत पूछे गए हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है इसमें कि पृथ्वी से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है। तो पृथ्वी से देखने पर आकाश दिखाई देता है नीला। इसका कारण क्या है, पृथ्वी में जो वायुमंडल पाया जाता है वहाँ पर अपवर्तन की घटनाएं घटित होती हैं, इसलिए नीले रंग का प्रकाश और बैंगनी रंग के प्रकाश का सबसे ज़्यादा आपका प्रकीर्णन होता है, इसलिए हमारा आकाश हो जाता है नीला। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, चंद्रमा से देखने पर ये कैसा दिखाई देगा, ये आपका दूसरा प्रश्न है। बैंगनी दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, ये सफ़ेद दिखाई देगा। फटाफट आप लोग भी कम से कम कमेंट किया करिए, तो उससे हम लोगों को भी ये होता है कि हाँ आपने कुछ सीखा है। तो बताइए फटाफट क्या होगा, बैंगनी, नीला, काला या सफ़ेद। तो यहाँ पर आपका काला दिखाई देगा। काला इसलिए दिखाई देगा
क्योंकि वहाँ पर आपके वायुमंडल की तरह अपवर्तन की घटनाएं नहीं होंगी, आपका प्रकीर्णन की घटनाएं नहीं होंगी, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, आकाश का रंग हमें काला दिखाई देता है। लेकिन जब पृथ्वी से देखेंगे तो ये हमें कैसा दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, किसके कारण होता है, प्रोटॉनों के कारण होता है, न्यूट्रॉनों के कारण होता है, आयनों के कारण होता है, या मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। तो मैं आपको बता दूं, प्रोटॉन होते हैं धनावेशित, ये किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता। न्यूट्रॉन अनावेशित होते हैं, इसलिए इनका भी कोई रोल नहीं है यहाँ पर। आयन हम लोग लेंगे नहीं, तो एक चीज़ बचा हमारे पास, इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी धातु में या किसी भी तार में विद्युत धारा प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन ही जवाबदारी लेते हैं, इसलिए विकल्प नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। अगला कहता है कौन सा मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का नहीं है। तो देखिए, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, टेस्ला भी आपका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, और एसआई ये सीजीएस पद्धति में और एसआई पद्धति में ये तीनों मात्रक दिए गए हैं। और आपका ये जो लास्ट बचा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो जिसको मात्रक ना मालूम हो तो तीनों लिख सकते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला और गॉस, ये तीनों आपके चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक हैं, लेकिन न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि किसी माध्यम का क्रांतिक कोण C है तो वायु के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्रांतिक कोण C है, तो देखिए इसमें देखा गया है कि प्रकाश की किरण आती है और सघन माध्यम से विरल माध्यम में वो नहीं पहुंचती है, ये क्या होती है, यहाँ पर मुड़ जाती है। ठीक है, तो ये जो कोण होगा C, ये आपका क्रांतिक कोण कहलाएगा। तो आपने लिखा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, तो साइन C बटे साइन 90, तो आपका साइन 90 का मान होता है 1, तो आपका आ गया 1 and 2, मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक आ गया साइन C। इस प्रकार दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का निकालिए 2 and 1, तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा इसका, तो 1 बटे साइन C हो जाएगा। कैसे हुआ 1 बटे साइन C, साइन 90 बटे साइन C, तो साइन 90 का मान 1, तो 1 बटे साइन C हो गया। तो आपका यही आंसर है, n बराबर 1 बटे साइन C। अगला प्रश्न है, कहता है एक वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा, ध्यान दीजिएगा, ये लेंस आपका उत्तल होता है और ये आपका अवतल होता है। तो कहता है एक वस्तु को उत्तल लेंस द्वारा किसी पर्दे पर प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बनता है। देखिए, जब गुना शब्द आ जाए तो मान के चलिए कि आवर्धन क्षमता दी गई है। ठीक है, समझ में आई चीज़ें, 3 गुना बड़ा बनता है, ये हमारा m का मान दिया गया है। और कहता है यदि वस्तु और पर्दे की स्थितियाँ बदल दी जाए, मतलब पहले जहाँ वस्तु रखी थी अब वहाँ पर वस्तु न रखकर प्रतिबिंब की जगह पर वस्तु रख दी जाए, मतलब उनकी यदि स्थितियों का आपस में बदल दिया जाए तो आवर्धन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देख लेते हैं, पहले हमारा m का मान 3 था, और m को हम लोग I बटे O के बराबर भी लिख सकते हैं, जहाँ पर I क्या है, I है प्रतिबिंब की लंबाई बटे O है वस्तु की लंबाई। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा I बराबर 3O, या फिर हम m को u बटे v के बराबर v बटे u के बराबर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आ गया, v बराबर 3u, मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितनी दूर बनेगा, वस्तु की दूरी से 3 गुना दूरी पर बनेगा, मतलब जितनी दूर पर वस्तु रखी है उससे 3 गुना अधिक दूरी चाहिए। लेकिन अब हमने स्थितियाँ बदल दी, तो v की जगह देखिए हमने यहाँ पर u लिख दिया, और v देखिए यहाँ पर v था तो हमने यहाँ पर u लिख दिया, यहाँ पर u था तो हमने यहाँ पर v लिख दिया। स्थितियाँ बदल दी तो क्या होगा, तो m बराबर क्या होता है, I बटे O। ठीक है, तो I की जगह तो देखो I हो गया, और O की जगह यहाँ पर देखिए निकाला था, O की जगह निकाला था हमने 3I, तो O की जगह हमने 3I निकाला, I से I कैंसिल हो गया, कितना बचा आपका 1 बटे 3। तो हम लिख सकते हैं कि यदि हम लोग इस वस्तु की स्थितियाँ बदल दें तो आवर्धन यहाँ पर 1 बटे 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको ये दिया गया है, लेकिन ये प्रश्न गलत है इसलिए हम इसको करवाएंगे नहीं, लेकिन हम तरीका समझा देते हैं कि यदि इस प्रतिरोध का मान दिया होता तो ही हम इसको हल कर सकते थे, दिया नहीं गया है इसलिए हम इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। ये आपका समांतर क्रम में है, इसको आप समांतर क्रम में हल करेंगे
और ये जो जहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है, यदि यहाँ पर आप कुछ मान लेते हैं 2 ओम 3 ओम या कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों समांतर में हो जाएंगे। इसके बाद में इसको इसके साथ आप श्रेणी में कर दीजिएगा। श्रेणी में करने के बाद में आपका क्या निकल आएगा, आर का मान निकल आएगा। और आई का मान कितना दिया गया है आपको, आई का मान दिया गया 1 एम्पियर, ठीक है। तो वी बराबर क्या होता है, वी बराबर होता है आई इंटू आर। तो विभवांतर का मान आप निकाल सकते हैं, विभवांतर का मान आपका निकल आएगा यहाँ से। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि धारा आई का मान, धारा आई का मान इसने 1 एम्पियर दे रखा है, प्रतिरोध भी नहीं दिया गया। ये सवाल मिस्टेक है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। चलते हम अगले प्रश्न में। अगले में कहता है निकट दृष्टि दोष किससे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण हैं, एक किरण आरेख बनाकर बताइए, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न इसी में है, आंखों में दृष्टि दोष क्या है, किसी एक दोष के निवारण की विधियां बताओ। तो इन दोनों प्रश्नों को हम लोग लाइन से समझेंगे। पहले देखिए निकट दृष्टि दोष कहता है, तो निकट दृष्टि दोष देख लेते हैं। कहता है इस दोष में मनुष्य पास की वस्तु तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। इसका कारण या तो नेत्र लेंस की बीच की दूरी का बढ़ जाना, अथवा आँख के लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना होता है, ठीक है। यहाँ तक तो हुआ आपका कारण। इसके बाद में ये आपका चित्र है, ये स्वस्थ नेत्र का चित्र है, यह आपका दोष युक्त नेत्र है। जब इस व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष होगा तो प्रतिबिंब ये है आपकी रेटिना, तो रेटिना पर न बनकर उसके पहले आपका प्रतिबिंब बनता है, इसलिए व्यक्ति को साफ नहीं दिखाई देता है। लेकिन निकट दृष्टि दोष में यदि हम अवतल लेंस का प्रयोग कर देते हैं तो हम देखते हैं कि रेटिना पर दोबारा प्रतिबिंब बनने लगा। तो ये हमारा इन दोनों चित्रों को हमें पेपर में बनाना पड़ेगा कि एक ये हो गया दोष युक्त नेत्र पहले वाला, और ये हो गया दोष मुक्त नेत्र, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगला प्रश्न इसमें पूछा था आंखों में दृष्टि दोष क्या है, किसी एक दोष की विधि का सचित्र वर्णन करो। तो देखिए आंखों में दोष क्या है, लिखा हुआ है इसमें कि जब कोई व्यक्ति पास में रखी वस्तु को स्पष्ट से देख लेता है, सॉरी ये नहीं है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। आंखों में दोष क्या है, आंखों में दृष्टि दोष क्या है, तो इसको आप सीधी सी भाषा समझिएगा, शॉर्टकट में बता रहा हूँ मैं आपको कि जब मनुष्य किसी वस्तु को साफ सुथरा और स्पष्ट न देख सके तो यह उस व्यक्ति की नेत्र का दोष कहलाता है, या उसे मानव नेत्र का दोष कहते हैं। तो आंखों में दृष्टि दोष क्या है कि जब मनुष्य किसी वस्तु को साफ सुथरा या स्पष्ट नहीं दिख सकता है तो ये उसको नेत्र का दोष कहलाता है। अब इसमें कहता है किसी एक दोष के निवारण की विधि का वर्णन करो। तो इसके ऊपर आपने निकट दृष्टि दोष पढ़ा था, आप चाहें तो इसी को आप डाल सकते हैं इसमें, आप चाहें तो दूरदृष्टि दोष भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर सब चीज़ें दिखाई गई हैं कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना ये इसका कारण होता है, या नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। ऐसे दोष से प्रभावित व्यक्ति के नेत्र में दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले बन जाता है। इसलिए उचित क्षमता वाले अवतल लेंस का प्रयोग करके इसे हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो इसका आंसर था, आप कोई भी दूसरा भी डाल सकते थे। अगला देखिए कहता है 3 का ख नंबर, कहता है ये एक तार दिया गया है जिसमें एक प्रतिरोध 2 ओम का है, दूसरे प्रतिरोध का मान हमें मालूम नहीं है, तीसरे प्रतिरोध पर 4 ओम का प्रतिरोध है आपको, ठीक है। तो इसमें कहता है श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान रहता है, ठीक है। जब धारा का मान समान रहेगा तो आई का मान कितना दिया गया है, 1.5 एम्पियर। तो V बराबर आई आर, पहला नंबर क्या पूछता है, कहता है प्रतिरोध का मान बताओ। तो V बराबर आई आर लगाओ, यहीं से हम R बराबर V बटे आई भी कर सकते हैं। V का मान आपका कितना दिया गया, 1 वोल्ट दिया गया तो 1 रख दिया, और I का मान 1.5 है तो रख दिया। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 0.67 हमारा आंसर आ गया, ये आ गया, ठीक है। क्लियर हुई चीज़ें, ओके ओके, ठीक है। अगला देखिए, इसमें हम लोग निकाल रहे हैं, पहले प्रश्न को देख लेते हैं। ए और बी के बीच में विभवांतर निकालना है, तो पहले 2 ओम पर विभवांतर निकाल लीजिए। तो V बराबर होता है आई आर,
तो आई का मान 1.5 और आर का मान कितना है 2 ओम। तो यह 15 दूनी 30 और एक अंक दशमलव है तो आपका 0 कट जाएगा, बचेगा 3 वोल्ट। इसी प्रकार 4 ओम पर निकालिए तो आपका आ जाएगा 6 वोल्ट। ठीक है, अब ए और बी के बीच तुल्य विभवांतर निकालना है। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो एक का मान है आपका 3, एक का मान है 1 दिया गया है, एक का मान आपका 6 आ गया, तीनों को जोड़ दीजिए आपका 10 वोल्ट आ गया। यही आपका फाइनल आंसर है। मुझे पता है कि जितने भी छात्र लगातार अनसोल्ड हल कर रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, उन व्यक्तियों को ज़बरदस्त तैयारी चल रही है। वो लोग आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में बिल्कुल फाड़ के रख देंगे। ऐसे क्रम से हम सारी चीज़ों को दे रहे हैं कि आने वाले परीक्षाओं में आपका डर खत्म हो जाएगा विज्ञान को लेकर। और विज्ञान भर नहीं, अभी तो हम आपको गणित भी देंगे। गणित के अलावा 12वीं के भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ये सारे विषय आपको मिलेंगे। तो सभी बच्चे फटाफट सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका बेनिफिट ले सकें। यदि आप कक्षा 10वीं का वीडियो देख रहे हैं लेकिन आपकी क्लास कक्षा 12वीं है तो आप उन दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं जो कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं, ताकि आपके माध्यम से किसी और बच्चे का भी भला होगा। देखिए तीसरे का ख नंबर, इसमें कहता है 2 प्रतिरोध 3 ओम और 5 ओम के इन्हें किसी सेल से जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा यदि इन्हें परस्पर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए और समांतर क्रम में जोड़ा जाए। दोनों क्रम में जोड़कर देखना है कि किस तरीके से अधिक गर्म होगा। तो इसमें पहला नंबर में ध्यान दीजिएगा कि जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब प्रतिरोधों में धारा समान रूप से प्रवाहित होती है। ठीक है, श्रेणी क्रम में धारा समान रूप से प्रवाहित होती है, इसलिए H बराबर I स्क्वायर इंटू RT। यदि हम इस सूत्र को लगाते हैं, ठीक है, तो अधिक प्रतिरोध अर्थात 5 ओम वाले प्रतिरोध में अधिक ऊष्मा बहेगी। इसमें जो बता रहा है कहता 2 प्रतिरोध 3 ओम तथा 5 ओम के हैं, इसमें किसमें आपकी अधिक ऊष्मा होगी। तो जिसका प्रतिरोध अधिक होगा उसकी ऊष्मा भी अधिक होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है H समानुपाते R। यदि हम I स्क्वायर को कांस्टेंट मान लें, नियतांक मान लें, T को भी हम नियत कर दें तो H समानुपाती किसके हो गए R के। मतलब जितना बड़ा प्रतिरोध उतनी ज़्यादा ऊष्मा, तो आपका 5 ओम पर अधिक होगी। लेकिन समांतर क्रम में हम जाते हैं तो समांतर क्रम में क्या होता है कि जब प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रतिरोधों में विभवांतर समान हो जाता है। इसमें क्या होता है विभवांतर समान हो जाता है। जब विभवांतर समान हो जाएगा तो यहाँ पर हम सूत्र का यूज करेंगे H इक्वल टू V स्क्वायर इंटू T अपॉन R। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे कम प्रतिरोध 3 ओम वाले प्रतिरोध में अधिक ऊष्मा होगी। ऐसी स्थिति में कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पर जो ऊष्मा है ना, ऊष्मा आपके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। प्रतिरोध जितना बड़ा ऊष्मा उतनी कम, प्रतिरोध जितना कम ऊष्मा उतनी अधिक। तो यहाँ पर क्या होगा, कम प्रतिरोध वाले जिसका प्रतिरोध का मान कम है उस पर ऊष्मा अधिक होगी। अतः श्रेणी क्रम में 5 ओम वाला प्रतिरोध तथा समांतर क्रम में 3 ओम वाला प्रतिरोध अधिक गर्म होगा। उम्मीद करते हैं बच्चों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। लेकिन बड़ी विडंबना है कि हर बच्चा कम से कम 10 नए छात्रों को भी अगर एनरोल करे तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अधिक बच्चों तक पहुंच सकते हैं और अधिक से अधिक बच्चे इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और हमारे वीडियो बनाने का मकसद भी तभी सफल होगा जब मैक्सिमम बच्चे इनका बेनिफिट ले सकें। तो आप लोग सहयोग की दृष्टि से सभी बच्चों तक पहुंचाइए, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। अगला देखिए प्रश्न क्या है, चौथा कहता दिष्ट धारा डायनामो की रचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ये दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा डायनामो को मैंने इतनी बार बताया है कि मुझे लगता है कि जो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे उन्हें तो ये प्रश्न बिल्कुल रट गया होगा, लेकिन फिर भी हम इसको बताएंगे। इसके पहले हम लोग अथवा वाला देख लेते हैं। दूसरा कहता है एक घर में 220 वोल्ट के 40 वाट के 5 बल्ब लगे हैं, 220 वोल्ट का मेंस दिया गया है और 30 दिन तक 5 घंटे प्रतिदिन की दर से जलते हैं। तो वैद्युत ऊर्जा का मूल्य पूछ रहा है, यदि रेट कितना है 4 रुपये प्रति यूनिट हो तो इसमें 3 पॉइंट निकालने हैं। हमने एक चित्र बना लिया समांतर क्रम की स्थिति में, इस तरह हमने जोड़ दिए बल्बों को। यहाँ पर शक्ति कितनी है प्रत्येक बल्ब की 40 वाट की है और मेंस कितना मतलब कितने वोल्ट का विभवांतर दिया जा रहा है 220 वोल्ट का दिया जा रहा है।
तो अब हम लोग निकाल लेते हैं। तो P बराबर क्या होता है, V इंटू आई। ठीक है, तो P की जगह P और V की जगह V और I की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V बटे R भी लिख सकते हैं। तो एक सूत्र हमारे यहाँ से बन जाता है P बराबर V स्क्वायर बटे आई। तो V स्क्वायर का मान कितना है, 220 के स्क्वायर करिए, P की जगह 40 रखिए, और जैसे आप इसको हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 220 गुणे 220 बटे 40। जब आप इसको हल करेंगे तो आपका 1210 ओम आएगा। तो ये पहले का आंसर आपका हो जाएगा। दूसरा देखते हैं इसमें, नहीं इसमें अभी कुछ चीज़ें और भी रह गई हैं। इसमें कहता है प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध कितना आ गया, एक बल्ब का आ गया आपका 1210 ओम। लेकिन हमारे पास कुल बल्ब कितने हैं, हमारे पास कुल बल्ब है 5, और पाँचों को हमने लगा दिया है समांतर क्रम में। जब समांतर क्रम में लगा देते हैं तो आपको भी पता है कि सूत्र क्या हो जाता है, सूत्र हो जाता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5। रख दीजिए सबको समांतर क्रम में, तो आप देखेंगे कि जब लासा लेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 1 + 1 + 1 + 1 + 1। इस प्रकार आ जाता है आपका आर डैश। अगर हम इसको मान लें तो ये आपका आ जाएगा 242 ओम। ये रहा हमारे पहले का कंप्लीट आंसर। बिल्कुल ज़बरदस्त एनर्जी के साथ पढ़ाई करना है, तभी चीज़ें आपके दिमाग में जाएंगी। शिक्षा को कभी बोझ नहीं समझना है। दूसरा नंबर, यहाँ पर एक यूनिट आपको पता है, यूनिट को हम लोग किलोवाट घंटा भी बोलते हैं। ठीक है, तो P बराबर क्या होता है, W/T, या फिर W बराबर P × T भी लिख सकते हैं। आपको पता है कि 40 वाट को यदि हम किलोवाट या यूनिट में बदलें तो 1000 का हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। तो इस प्रकार हम लोग W का मान निकालते हैं। W का मान निकालेंगे तो हम लोग रखेंगे यहाँ पर 40 गुणे 5 घंटा गुणे 30 दिन। तो 40 की जगह पे हम 40/1000 रखेंगे, क्योंकि यूनिट के रूप में हम लोग निकाल रहे हैं। तो 40/1000 गुणे 5 गुणे 30 हल करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 6000/1000 बराबर कितना आ गया, 6 यूनिट आ गया। तो देखिए 5 बल्ब है तो 6 गुणे 5 करेंगे तो कुल यूनिट कितनी खर्च हुई, 30 यूनिट बिजली खर्च होती है। और तीसरे नंबर पे हमसे पूछा गया है कि एक यूनिट का मूल्य यदि 4 रुपये हो तो कुल यूनिटों का खर्च कितना होगा। तो एक यूनिट का मूल्य 4 रुपये है, हमने 30 यूनिट खर्च किए, तो 30 गुणे 4 बराबर 120 रुपये का हमारा खर्च बैठा। सभी बच्चे एक बार लाइक ज़रूर कर दें अगर आपको वास्तव में लगता है वीडियो हमारे लिए उपयोगी है और हमें कुछ दिया गया है, तो आप इसको लाइक कर दें। और ये जो दृष्ट धारा वाला हम आपको पिछले सेट में बता चुके हैं, और पिछले क्या लगभग हम आपको हर सेट में बता रहे हैं, तो इसलिए हमने आप इस सेट में दृष्ट धारा डायनामो के विषय में नहीं चर्चा की है। इसको आप पिछले सेटों से देख सकते हैं। और आज के वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे दूसरे सेट में सेम डे। आज की डेट में ही आपको 2017 का दूसरा सेट दिया जाएगा। बस अब आप लगातार तैयारी करते रहिए और फिर बताइए रिजल्ट आपका कैसा रहा। धन्यवाद।